हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और इस बार ब्रह्मास्त्र सीरीज में दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है। बच्चा जब ये चैप्टर सुनता है ना, तब उसको अपने सपनों में दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई, ये वही चैप्टर है जो 15 से 18 नंबर का है। अगर बात की जाए किसी भी अकेले सिंगल चैप्टर की, तो इससे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर की है नहीं। तो दोस्तों खैर, इस चैप्टर को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट मेरी बात सुन लो। सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का बच्चा कई बार इस बात को लेकर परेशान रहता है कि सर, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा तो उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, परसेंटेज मेथड यूज करना है या फिर आर्क इलास्टिसिटी वाला मिड पॉइंट वाला मेथड यूज करना है। बाबू देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको परसेंटेज मेथड यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है या मिड पॉइंट मेथड, तो आर्क इलास्टिसिटी और मिड पॉइंट मेथड दोनों ही सेम होते हैं, वो चीज है। ठीक है, आज आपको इस चैप्टर के अंदर एक महाशक्तिशाली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जिसको तुम क्लियर कर लोगे तो जो सीए फाउंडेशन का पेपर देने वाला जो क्राउड है ना, भीड़ है, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग पाओगे। और चेक भी कर लेना अपने आसपास यार दोस्तों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे इस लॉजिक के बारे में पूछ भी लेना ना। तुमने उनको खल्ली बल्ली कर दिया, कंपटीशन में जीत गए तुम आगे। देखो जी, मुद्दे की बात सुनो। बच्चा कहता है कि सर, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अदर थिंग्स जब साइलेंट रख दे तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, यही बोलता है। लेकिन उसको सच में क्या दिख रहा होता है? सच में उसको यह दिख रहा होता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। आप देख लो, कोई भी फेस्टिवल सीजन चल रहा हो इंडिया के अंदर, मिठाइयों की डिमांड बढ़ रही होती है, उसी टाइम पर मिठाइयों के रेट बढ़ा देते हैं दुकानदार। 15 अगस्त पे पतंगों के रेट बढ़ा देते हैं, सद्दी मंजे के रेट बढ़ा देते हैं, राखियों पे राखी के रेट बढ़ जाते हैं, वैलेंटाइन डे पे गुलाब के फूल के रेट बढ़ जाते हैं, नहीं, क्रिसमस पे केक और चॉकलेट के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? उस टाइम पर हाई डिमांड होती है। तो बच्चा सोचता है यार, अबे यार, इकोनॉमिक्स में तो पढ़ाया है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन सच्चाई में तो कुछ और हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। बाबू पहले इस चीज को क्रिस्टल क्लियर करो, क्योंकि यह चीज इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये? देखो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं ना, तो उसमें साफ क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये लॉ बोलता है कि पहले प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, पहले महंगाई हो गई तो लोग सामान कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर पहले प्राइस कम हो गया, सस्ता हो गया सामान, तो लोग डिमांड ज्यादा कर देंगे। ये देखो, पहले कौन बदला? पहले प्राइस बदला। लेकिन अगर पहले प्राइस ना बदले, पहले डिमांड बदल जाए, तो सीन उल्टा हो जाता है, जैसे असलियत में होता है। यानी किसी भी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ जाए। कोरोना में आपने देखा है, कोविड काल के अंदर सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड धुआंधार हो गई थी, है ना। हेल्थियर प्रोडक्ट्स की डिमांड धुआंधार हो गई थी, तो उनके रेट भी बढ़ गए थे। मेरे को भी पता है, एक दवाई थी रेमडेसिविर, 2-2.5 रुपए की थी। अबे भाई 20-30 हजार की बिक रही थी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, लोग बीमार हो रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाख रुपए के बिक रहे थे। जो अब ले लो 500 का नहीं मिलेगा, मतलब उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन। तो पहले अगर डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा यहां क्लियर होगा कैसे। अगर पहले डिमांड कम हो गई, यानी लोग चाहते ही नहीं तुम्हारा सामान, तो उसका रेट गिर जाएगा। अभी इसको तुम डायग्राम की हेल्प से भी जानोगे। तो क्या सर, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है? नहीं बाबू, ये तो विधि का विधान है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड ये है। ठीक है, ऐसा ही सप्लाई के साथ भी होता है, आप चेक कर लेना, सप्लाई के साथ भी होता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता कि माल बिक गया। सप्लाई का मतलब एक वो क्वांटिटी है जिसको बेचने के लिए सेलर इच्छा प्रकट कर रहा है कि हाँ बेच देंगे इसको। तो जब कोई सामान महंगा होता है तो ये मान लेते हैं हम, अजम्पशन है, ध्यान रखना, रियलिटी नहीं है, ये मान लेते हैं हम कि महंगा होने से उसको बेचने में सेलर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ता है तो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, इस वजह से सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, वो दुकान पे ज्यादा अवेलेबल रखता है बस सामान को, फिर बायर खरीदे ना खरीदे,
वो यहां टक्कर मारेंगे, आज कॉन्सेप्ट भिड़ेंगे आपस में। सस्ता हुआ सामान, सेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो सप्लाई कम हो गई, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन जब बात रियलिटी की आती है तो आप क्या देखते हो, मार्केट में जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा अवेलेबल है, वो माल सस्ता हो जाता है। अब सच्चाई का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर सब्जी मार्केट में, सब्जी हो गया यानी पेरिशेबल गुड्स की मार्केट में अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रखी है तो उसका रेट बहुत कम हो जाता है फटाक से। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी से किसी ने नहीं खरीदा उसको तो माल खराब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट भी तो होती है। तो जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उन चीजों का प्राइस कम होने लगता है, और जब किसी की सप्लाई बहुत कम है मार्केट में, यानी लोगों को फील हो रहा है कि यार ये माल अवेलेबल नहीं है, तो उसका रेट बढ़ने लग जाएगा, उसका रेट उस्ताद बढ़ने लग जाएगा, ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ सप्लाई कौन सा है? लॉ ऑफ सप्लाई ये है, ये नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भिड़ेंगे दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये 3 यूनिट में डिवाइडेड है। पेन का कलर रखूंगा मस्त। पहली वाली यूनिट में टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताया हुआ है, अलग अलग बेसिस में, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तीसरी वाली यूनिट में प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन बताया हुआ है, मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। किंग डिमांड कर बताया ओलिगोपोली के अंदर। लेकिन जो यूनिट 2 है ये बच्चों का सिक्का गोल कर देती है, यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस बताया हुआ है, ठीक है जी। इसको सबसे पहले कवर अप करेंगे, मेरे साथ साथ चलना। देखो दोस्तों, अगर इस यूनिट से 18 क्वेश्चन आते हैं तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि तीनों से 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां भी 5 से 6 क्वेश्चन का माजरा सेट हो रहा है। हल्का मीटर नहीं है ये, मैटर बहुत हैवी है, समझे। तो इसको मान के चल लेते हैं। पहले नंबर पे आप ये जान लो, क्या जान लो, जो बता रहा हूं वही जानोगे। देखो जी, ये पहले कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा मैं मार्केट इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं, मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट में कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, यानी डिमांड करने वाला बायर भी खुश और सप्लाई करने वाला सेलर भी जहां खुश होता है, उस पॉइंट को मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर तुम डायग्राम से देखना चाहोगे तो देख सकते हो कैसे उसको बनाते हैं। भैया वाई एक्सिस पे लिखेंगे प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। और हरे रंग का कर्व बनाऊंगा, ये मार्केट डिमांड कर्व है किसी भी कमोडिटी का, ये मार्केट का सप्लाई कर्व है किसी भी कमोडिटी का। अब इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को इस पीले रंग के पॉइंट पे काटा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और दोस्तों, जो भी यहां पर प्राइस होगा उस कमोडिटी का, मान लो प्राइस सामने लिख रहे हैं, इसका नाम P1 है, दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई आपसे पूछ ले इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, यानी एक दूसरे को कट कर रही होती है। जहां पर दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर उन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। और मुद्दे की बात आपको बताऊं, देखो ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है। काफी सारे मतलब चैप्टर्स के अंदर तुम्हें एक वर्ड देखने को मिलेगा, एडमिनिस्टर्ड प्राइस। यार डाइवर्सिफाइड क्लास हो रही है, इधर उधर के कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे। एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होता है? तो बाबू किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर सरकार कंट्रोल कर रही है ना, सरकार डिसाइड कर रही है, यानी डिमांड सप्लाई का रोल नहीं चल रहा वहां पर, तो उस प्राइस को बोलेंगे एडमिनिस्टर्ड प्राइस। गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर किया, उसको कंट्रोल किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके नीचे जो भी क्वांटिटी लिखी होगी, मान लो Q1, डिमांड भी इतनी है और सप्लाई भी इतनी है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बस ध्यान रखना। अब अगर दोस्तों ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके ऊपर कोई प्राइस हो, मान लो मार्केट खुश है 10 रुपए में माल बेचने के लिए, इसको 10 रुपए मान लेता हूं, तो अगर कोई बंदा यानी कोई बायर हो चाहे सेलर हो, वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो अगर मार्केट में 10 रुपए से ज्यादा प्राइस हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अरे भाई, अगर मार्केट में ये प्राइस है जहां पर लोग खुश हैं, लेकिन प्राइस अगर ज्यादा किसी ने सोच लिया ना, तो वहां पर क्या होगा। अब मान लो मैं दुकानदार हूं, मेरे को बोल रहा है कोई भाई 11 रुपए में माल बेच दे, तो मैं सप्लाई ज्यादा कर लूंगा, 10 से ऊपर में बेच रहा हूं ना, लेकिन बायर खरीदेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इससे ऊपर कोई भी प्राइस होगा तो कोई भी एरिया ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूं, ऐसे डिजाइन करना जरूरी नहीं है, आप इसको सिंपल एक लाइन भी बना सकते हो। ये वाला एरिया बताता है कि सप्लाई
किसी भी प्राइस पर इससे ऊपर पे सप्लाई को टक्कर मारो, देखो यहां है और डिमांड कर्व यहां है, तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो ऊपर आप देखोगे तो हमेशा इस पूरे इलाके को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस। अगर प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम से कम है तो कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा होती है, तो इसके नीचे का पूरा एरिया शॉर्टेज कहलाता है या फिर एक्सेस डिमांड कहलाता है। तो इन चीजों से खास कोई मतलब नहीं है, मतलब अगली चीजों से है जो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो जी, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई या सप्लाई बढ़ गई तो उसके इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देख लो जी, यहीं से कनेक्ट कर रहा हूं, अगर डिमांड बढ़ गई या कम हो गई तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपको पता ही लग गया वैसे तो। और अगर सप्लाई बढ़ गई या कम हो गई तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर डिमांड और सप्लाई एक साथ बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साथ कम हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे वेरियस केसेस हैं, यहीं से फंसता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फंसेगा तो आंसर नहीं फंसेगा, आंसर तो टक टका टक टक माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो जी, पहले कुछ बेसिक जान लो। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो बोलते हैं डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे, ये देखो जी, ये डिमांड कर्व है सफेद रंग का, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होके पीले रंग का हो जाता है, ठीक है जी, ऐसा हम मान के चलते हैं। चलो जी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला, अगर किसी की डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। कैसे, ये लो जी, ये डिमांड है, डिमांड कर्व है पुराने वाला, शिफ्ट होके पीछे चला जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर किसी की सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, सप्लाई कर्व सफेद से पीला हो जाता है। अगर किसी की सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हरे से सफेद की तरफ चला जाता है। ये बेसिक्स है जो इस चैप्टर के लिए आपको जानने हैं, मैंने ऐसे ही ऊपर से आपको कराए हैं। अब मान लो क्वेश्चन में बोला है कि किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा भी नहीं आपसे बोलेगा डिमांड बढ़ गई, आपसे ये भी बोल सकता है कि कंज्यूमर को वो चीज टेस्टी लग रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा कोई रीजन दे सकता है, डिटर्मिनेंट दे सकता है डिमांड का। तो ओवरऑल आपको अगर ये पता लग गया कि किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस बनाना है। इक्विलिब्रियम प्राइस देखो जी, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पर डिमांड सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दिस इज द प्राइस। अगर मान लो डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखो, पुराने वाले डिमांड कर्व को भूल जाओ, नए वाले को याद रखो। सप्लाई में तो कोई बात ही नहीं, तो सप्लाई वही है, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पुराने वाला ये था E1, नया वाला E2 मान लो। तो यहां पर प्राइस कितना है P2 जो कि पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी कितनी है Q2, पहले Q1 थी, Q2 जो कि पहले से ज्यादा है। तो इंपैक्ट हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ऐसा आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा बोल दिया पेपर में, मान लो कोका कोला का प्राइस बढ़ रहा है तो 7 अप और थम्स अप की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। भैया कोका कोला का प्राइस बढ़ रहा है तो कोक की तो डिमांड कम होगी, उसका क्वेश्चन नहीं पूछा। कोक और थम्स अप या 7 अप कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो कोक का प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो ये डायग्राम बनेगा, रट्टा नहीं मारना आपको, ऐसे रफ में आपको स्पेस मिलता है रफ वर्क करने का पेपर में, ये काम करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपसे अलग से एक और क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन है जी, मान लो डिमांड कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। हम बोलेंगे जी एक साथ बना के देख लो, पहले तो इक्विलिब्रियम बनाना ही पड़ेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। अगर डिमांड कम हो रही है तो लव सर ने बताया डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये वाला हो जाएगा। तो देखो जी, प्राइस पहले से कम हो गया, पहले P1 था P2 हो गया, क्वांटिटी भी पहले से कम हो गई, तो हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, प्राइस भी कम हो गया और क्वांटिटी भी कम हो गई, दैट्स ऑल। चलो जी, लेकिन क्वेश्चन आया सप्लाई का,
मान लो सप्लाई बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे पहले तो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आया कि सप्लाई कम हो गई तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, तब भी हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे। बना दिया, हमेशा रफ स्पेस में बना लेना। अगर सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, और देखोगे तो प्राइस पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा है, तो इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगा, ज्यादा तेज मत चलो, और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों दिस इज सीरियस लेवल क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कराए जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। मान लो अगर सप्लाई कम हो जाती तो सप्लाई कर्व, आहा 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 गड़बड़ी होगी डायग्राम में भाई उस्ताद, डायग्राम में गड़बड़ी होगी, बच्चों को दिख गया क्या गड़बड़ी हुई है, ये चेक कर लेते हैं पहले तो हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाए। गड़बड़ी क्या हुई है आप सबको पता लग जाना चाहिए इस चीज के बारे में। कौन, सप्लाई बढ़ी है ना, तो सप्लाई कर्व तो ये वाला है, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, जिससे पता लगा प्राइस पहले P1 था अब P2 हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये पहले Q1 थी अब Q2 हो गई, तो प्राइस बाबू सप्लाई के बढ़ने से कम हुआ है और क्वांटिटी बढ़ गई है मार्केट में। देखा, रट्टा नहीं मारना है आपको, कर्व पता होने चाहिए कौन सा कहां पर शिफ्ट होता है, ठीक है। यहां ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था अब ये हो जाएगा, प्राइस पहले से ज्यादा और क्वांटिटी पहले से कम, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, दैट्स ऑल। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया। डिमांड अकेले अकेले इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो इंपैक्ट क्या होगा, सप्लाई अकेले अकेले इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन डिमांड और सप्लाई एक साथ भी तो बढ़ सकती है। जी हाँ बढ़ सकती है भाई, वही दिखा रहा हूं आपको। अगर मान लो डिमांड भी इंक्रीज होगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी तो यहां पर तीन बातें होंगी कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है। तीन बातें कैसे हो गई, तीन बातें ऐसे हो गई, या तो दोनों बराबर इंक्रीज हो, मान लो डिमांड डबल हो गई सप्लाई भी डबल, ऐसा कुछ, या डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मान लो डिमांड ट्रिपल हो गई और सप्लाई डबल हुई है, सिर्फ बढ़े दोनों ही है, डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई या सप्लाई में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भैया, तीनों के डायग्राम यही बना देता हूं। इक्विलिब्रियम मामला सेट है, इक्विलिब्रियम का डायग्राम तो पहले बनेगा ही बनेगा हर एक क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनेगा ही बनेगा हर एक क्वेश्चन में। क्या बोल रही है दोस्तों, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रेशो में बढ़ रही है, तो आप डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर लो, सुंदर सा करो, थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट कर लो, सप्लाई को भी राइटवर्ड शिफ्ट करो बराबर के गैप से, इक्वल गैप से, तो आप देख पाओगे जो मैं बता रहा हूं, डिमांड बढ़ी सप्लाई भी बढ़ी बराबर से, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक कर्व्स पे आएगा, तो टक्कर मारो सामने, प्राइस प्राइस तो उतना ही है, क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से प्राइस में नो चेंज है, कांस्टेंट है, और क्वांटिटी बढ़ गई है, ये कंक्लूजन है। आपसे पूछ लेगा व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आए और सप्लाई में कम, तो आप पहले सप्लाई को बढ़ा दो, कम कर दो थोड़ा सा, और डिमांड में ज्यादा इंक्रीज ना, ज्यादा मैंने राइटवर्ड कर दिया ताकि साफ क्लियर हो जाए। तो देखो दोनों पीले रंग ने यहां काटा नया इक्विलिब्रियम, और यहां देखो प्राइस पहले से ज्यादा है और क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा है, ये बात बन गई। इधर देख लो, सप्लाई भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाया सप्लाई को ज्यादा बढ़ा दो, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं ना। दोनों हरे रंगों ने यहां पर इक्विलिब्रियम बनाया तो देखा प्राइस पहले से कम हो गया, क्वांटिटी पहले से ज्यादा, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, दिस इज द इक्विलिब्रियम चेंज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो जाए, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देख लो कैसे, मान लो डिमांड भी डिक्रीज सप्लाई भी डिक्रीज, इसमें भी बाबू तीन बातें, या तो जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है सप्लाई भी उतनी ही डिक्रीज हो, या डिमांड में खतरनाक गिरावट सप्लाई में कम गिरावट, या डिमांड में कम गिरावट सप्लाई में ज्यादा गिरावट। तीनों के डायग्राम बनाने हैं तो पहले इक्विलिब्रियम आपको हर हाल में बनाना ही होगा, बनाना ही होगा, बनाना ही होगा, बनाना ही होगा। अब देखो कौन किससे क्या फालतू बोल रहा है। यहां देखो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर है कम होने में, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इतने ही गैप से सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट,
दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटा, यहां प्राइस ये रहा, कोई बदलाव नहीं आया, जितना पहले था उतना, क्वांटिटी चेंज हो गई। तो प्राइस नो चेंज, यानी प्राइस कांस्टेंट है, ये भी लिख सकते हो, और क्वांटिटी कम हो गई है। ये हमारे पास कंक्लूजन आया। इस वाले डायग्राम से देख लो जी, डिमांड में ज्यादा गिरावट है, सप्लाई में कम, तो सप्लाई की थोड़ी सी गिरावट करो, पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। डिमांड में ज्यादा गिरावट है तो कंपेयर करके इसका गैप ज्यादा हो गया, दोनों कर्व ने यहां कट किया, तो प्राइस पहले से कम और क्वांटिटी भी कम, तो प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी कम, इसकी वजह से ये कंक्लूजन निकला। इधर आ जाओ, डिमांड में गिरावट, सप्लाई में गिरावट, सप्लाई में ज्यादा गिरावट है, तो पहले डिमांड की थोड़ी सी गिरावट को देखो, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, सप्लाई में ज्यादा गिरावट है, ये लो जी, दोनों सफेद रंग ने यहां काटा, प्राइस पहले से ज्यादा, क्वांटिटी पहले से कम। तो याद नहीं करना, आपको बताना आना चाहिए कि डायग्राम बना के कैसे सेट कर सकते हो। यार ये जो है ना, ये जो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, एक साथ को बोलते हैं साइमल्टेनियस चेंज। तो साइमल्टेनियस वाले केसेस हैं, अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, तो वो वाला केस देख लो बाबू, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, वही बता देता हूं आपको। मान लो प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसमें भी दो बातें हैं, दो नहीं तीन, जितनी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई उतनी ही कम होगी, या फिर डिमांड में जितनी बढ़ोतरी है वो ज्यादा है, सप्लाई की गिरावट कम है, या फिर डिमांड की बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है, इस बार कम है, और सप्लाई की गिरावट ज्यादा है। क्या कह रहा हूं, डायग्राम से पता लगेगा। खटाक 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 खटाक, ठीक है जी, देख लेते हैं भाई। डिमांड जितनी बड़ी है, पहले डिमांड को बढ़ाई लो, राइट वर्ड शिफ्ट, सप्लाई को उतना ही कम करना है, यानी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, सप्लाई को उतना ही, ए भैया स्केल ले लेना। तो देखो जी, नया प्राइस तो ये रहा, नई क्वांटिटी वही है, तो यहां पर क्वांटिटी नो चेंज है यानी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है जी। इधर आ जाओ, डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी, सप्लाई में कम गिरावट, तो जो कम वाला है पहले उसको कर लो, सप्लाई की गिरावट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड में बढ़ोतरी इस गैप से ज्यादा, ये लो जी डिमांड की बढ़ोतरी, दोनों हरे रंग ने यहां काटा, प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी बढ़ी, तो प्राइस भी बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, इससे ये पता लगता है। आ जाओ जी, यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ओके, चलो जी, डिमांड बढ़ रही है मतलब सप्लाई कम हो रही है, लेकिन सप्लाई की गिरावट ज्यादा है, तो डिमांड पहले थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो, सप्लाई की गिरावट बहुत सारी कर दो, दोनों हरे रंग ने यहां काटा, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। कैसे पता लग रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। इसके अपोजिट केस भी है, ये तो इनवर्सली साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि दोस्तों डिमांड कम हो और सप्लाई बढ़ जाए, ऐसे में भी तीन बातें बनती कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर के रेशियो में बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ रही है, सॉरी, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही, हाँ यहाँ सप्लाई बढ़ानी है उस्ताद, ज्यादा तेजी पकड़ ली क्या, दोनों बराबर इनवर्सली चेंज हो रही है, यहां डिमांड में ज्यादा गिरावट है, सप्लाई में कम बढ़ोतरी है, और तीसरा डिमांड में गिरावट कम है, सप्लाई में बढ़ोतरी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, डायग्राम बनाता हूं एक एक करके, चलो जी, डिमांड में गिरावट दिखानी है उस्ताद, गिरावट दिखा लो, लेकिन इतनी ही बढ़ोतरी सप्लाई में दिखानी है, बढ़ोतरी दिखा लो सप्लाई में, टक्कर मारी दोनों कर्व ने, यहां प्राइस कम हो गया लेकिन सप्लाई उतनी ही है, कांस्टेंट है भैया, यहां पर मतलब सप्लाई कह रहा हूं, क्वांटिटी नो चेंज या फिर कांस्टेंट, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से कम हो गया। इधर आ जाओ, डिमांड सप्लाई, चलो जी, अब देखो डिमांड की गिरावट ज्यादा है, सप्लाई की बढ़ोतरी कम है, तो पहले सप्लाई की बढ़ोतरी कर लो, कम है ना, डिमांड की गिरावट बहुत सारी है, कर दो, दोनों हरे रंग ने यहां काटा है नहीं, सप्लाई की बढ़ोतरी कम है और डिमांड की गिरावट ज्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर, ये हो गया ना, पैरेलल नहीं बना था वो कर्व, ठीक है, ए ए ए ए ए, दोबारा बनाता हूं इसको, ध्यान रखो, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, सप्लाई में बढ़ोतरी पहले बना दो, सफेद रंग से बना रहा हूं यहां पर, ये लो जी, अब डिमांड में गिरावट करनी है,
डिमांड में गिरावट बहुत ज्यादा कर दो, ये लो जी बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है, कंपैरिजन भी हो गया। तो दोनों सफेद रंग ने यहां काटा, प्राइस कम और क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी कम। थोड़ा अलर्ट रहना डायग्राम में यार। तो अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस केस में प्राइस कम होगा ज्यादा होगा बताओ, और क्वांटिटी कम होगी ज्यादा होगी बताओ। ये आपका कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए इसका आंसर। तो एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको डिटर्मिनेशन वाली यानी चौथे चैप्टर की यूनिट 2 कवर अप हो रही है। मतलब ठीक है, बढ़िया है, मैं इस वीडियो को फ्रूटफुल वीडियो मानता हूं। अगर आप ये कर रहे हो तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने क्रैक कर रहे हो। आपका कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में बिठाना था। दिस इज ऑल फॉर रिवीजन पर्पस दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर इच्छा है आपकी कि एक काम और आपके लिए करके दिखाऊं, कोई स्ट्रैटेजी बनाऊं, कोई धुआंधार भयंकर सी चीज आपको बताऊं, तो आप जहां खता खा रहे हो, जहां प्रॉब्लम, जहां मात खा रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की और मेरे बीच की जो बॉन्डिंग है, ओहो, वो अपरंपार है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। और जो बॉन्डिंग है ना लव सर के साथ, इसका कोई ठिकाना नहीं है भाई। जो मुझे खुशी मिलती है आपका प्यार पाके, वो खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती। तो मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं कि अपनी तैयारी में कहीं पर कमी मत छोड़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आपका लॉ या मैथ्स वीक होता है तो यहां पर इकोनॉमिक्स उसके मार्क्स कवर करने के लिए सबसे पहले आता है, दूसरे नंबर पे अकाउंट्स आता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मेजर सीए फाउंडेशन के बच्चों ने 11वीं 12वीं में पढ़े होते हैं, लॉ जनरली नहीं पढ़ा होता। फिर मैथ्स तो पढ़ते हैं काफी बच्चे और काफी बच्चे नहीं पढ़ते, तो मैथ्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए बनी होती है। तो दोस्तों अलर्ट रहो, जो बात मैंने बोली है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।